हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम है वो साइकोलॉजी के चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के है वो क्वेश्चंस है वो लेकर आए हैं। और पहले की जो वीडियोज़ हैं उनमें जो क्वेश्चन है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और एनालाइज़ करके भी बताएँ। और चलिए दोस्तों, आज की वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। और इसमें यहाँ पे अगर चैनल पर नई पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली जो आगे की वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम है जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है आगे करने ही वाले हैं अभी, तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कि क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो इसमें कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर था शारीरिक विकास। यानी वृद्धि और विकास का प्रथम चरण तो कौन सा होता है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास है वो सबसे पहले होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा में प्रभावी संप्रेषण को सुलभ सरल बनाता है? निम्न में से कौन सा विकल्प है वो प्रभावी संप्रेषण को सुलभ और सरल बनाता है? पहला ऑप्शन है पहला संप्रत्य स्पष्टता, जटिल भाषा, प्रजातांत्रिक उपागम, उपयुक्त हाव भाव, अति भारित संप्रेषण। तो इनमें ये 5 दिए हैं। तो इनमें से कौन कौन से हैं वो क्या है प्रभावी संप्रेषण को सुलभ और सरल बनाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पहले में दिया है 1 3 4, दूसरे में 2 3 5, तीसरे में 3 4 5 और चौथे में 4 5 और 2। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है वो रहेगा पहला ही 1 3 4 यानी संप्रत्य स्पष्टता, प्रजातांत्रिक उपागम और 1 3 4 उपयुक्त हाव भाव। ठीक है दोस्तों, अति भारण तो होना ही नहीं चाहिए और जटिल भाषा भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बालक के विकास की प्रकृति बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन है उपयुक्त है? बालक के विकास है उसकी प्रकृति के संबंध में कौन सा उपयुक्त रहेगा कथन? पहला है सभी बालकों का विकास समान दर या गति से होता है। दूसरा है विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं। तीसरा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। चौथा है विकास आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पर पहला सभी बालकों का विकास समान दर से, तो सभी बालकों का विकास समान दर से कभी नहीं होता। फिर सेकंड है विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं, नहीं पृथक पृथक नहीं होते। और विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, विशिष्ट वो विकास है सामान्य से विशिष्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? विकास आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है कि विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिज्म यानी स्व प्रेम की भावना, स्वयं से प्रेम करने की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है उत्तर किशोरावस्था, चौथा है शैशवावस्था। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है यानी नार्सिज्म स्वयं से प्रेम किस अवस्था में करते हैं? उत्तर किशोरावस्था में। उत्तर किशोरावस्था में क्या है किशोरावस्था में बालक क्या करते हैं? स्वयं से प्रेम करते हैं, स्वयं को प्रेम करते हैं। तो वो क्या था ना कि दर्पण के सामने खड़े रहते हैं, स्वयं को सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा था किशोरावस्था? तो किशोरावस्था एडोलेसेंस यानी इसके बारे में किसने अध्ययन किया किशोरावस्था पर? स्टैनली हॉल ने। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तनाव और तूफान की अवस्था क्या रहेगी? किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आनुवंशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन, युग्मनज। तो पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया था। तो आनुवंशिकता यानी हमारे गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चले जाना किस में होता है? जीन से, जीन की वजह से। किसकी वजह से? जीन की वजह से। ठीक है, गुणसूत्र या जीन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ है? यानी एक विशेष स्तर होता है, उसमें बच्चे क्या करते हैं? मौलिक तर्क क्या होता है? मौलिक का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का
जवाब जानना चाहते हैं, ये क्यों है, ये कैसे है, क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसा क्वेश्चन करते हैं ना बच्चे। तो जीन पियाजे है, उन्होंने क्या बोला, इसको अंतर्ज्ञान कहा है। तो पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा चरण ये है का इसका अर्थ है, साकार संचालन, पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, पूर्व संचालन है, सेकंड नंबर, सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, पूर्व संचालन। पूर्व संचालन है उसमें, इसको पियाजे ने इसका चरण बताया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं। प्रथम सार्थक शब्द, प्रथम सार्थक शब्द, वाक्य नहीं, शब्द किस उम्र में बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है 3 महीने में, दूसरा 6 महीने में, तीसरा 35 से 40 महीने में, चौथा है 10 से 13 महीने में। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 10 से 13 महीने, 12-13 महीने का बालक है वो, यानी 1 वर्ष का लगभग बालक है वो क्या करता है, सार्थक शब्द बोलने लगता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है। यानी कोई 5 वर्ष का बालक है वो क्या करता है, दूसरों के प्रति क्या है, प्रतिक्रिया या संप्रेषण में कमी, प्रतिक्रिया तो करता है, संप्रेषण में करता है। संप्रेषण क्या आता है, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, और प्रतिक्रिया यानी कोई कुछ पूछ रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया देना। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी तथा असामान्य व्यवहार करता है, बारंबार असामान्य व्यवहार करता है। तो किस लक्षण का प्रतीक है, पहला सवर्णवादिता, दूसरा शैक्षिक पिछड़ापन, तीसरा शैशवशैलीनता, चौथा अधिगम अक्षमता। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसमें सवर्णवादिता नहीं हो सकती, यानी प्रतिक्रिया तो दे रहा है, कुछ तो दे रहा है, संप्रेषण भी कर रहा है, तो सवर्णवादिता नहीं। शैक्षिक पिछड़ापन, शिक्षक 5 वर्ष का बालक कहाँ से शिक्षा ग्रहण करेगा। तीसरा है शैशवशैलीनता, चौथा है अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता, लर्निंग पॉइंट, ये तो नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, शैशवशैलीनता, यानी शिशु है वो स्वयं में ही क्या है, लीन है, और स्वयं के बारे में ऐसे कुछ कर रहा है स्वयं ही। ठीक है, तो यहाँ शैशवशैलीनता इसका सही आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है किशोरावस्था की ऐसी आदत, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा ये ज़्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को कहा जाता है, यानी स्वयं को भूखा रखते हैं और स्वयं को क्या है, दुबला पतला दिखाने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर किस में होता है, ये बालिकाओं में। ठीक है, गर्ल्स में होता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा है डेलीरियम ट्रेमेंस, तीसरा है सवलेंत्रा, चौथा है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या आता है, यानी गुणसूत्र है, उनमें एक गुणसूत्र की वृद्धि, यानी 46 गुणसूत्र है, 23 जोड़ी गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो वो स्थिति क्या होती है, डाउन सिंड्रोम। सवलीनता आप जानते हैं। और क्या है, इसका सही आंसर क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा ही क्या है, इसका सही आंसर रहने वाला है एनोरेक्सिया नर्वोसा है। इसमें खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति होती है, और ये बालिकाओं में ज़्यादा होती है, गर्ल्स में। ठीक है, तो इसका सही आंसर पहला फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें, कार्य या लाभ में बदल सकता है। जो चीज़ें वो हासिल करता है बालक उनको क्या करता है, कार्य या लाभ में, अपना लाभ, यानी छोटा बच्चा कुछ लाभ होता है उसको, तो उस कार्य या लाभ में, कोई भी कार्य खेल में कार्य करता है तो कार्य लाभ में बदल सकता है। किस में होता है, पहला ऑप्शन है टोकन इकोनॉमी, दूसरा है गठन करना शेपिंग, विलोपन एक्सटीनेकेशन, इंग्लिश कमजोर है मेरी, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। अप्रकट संवेदीकरण कन्वर्ट सेंसिटाइजेशन, सेंसिटिव होता है ना संवेदी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, यानी चीज़ों को बस हासिल करते हैं और बाद में अपनी इच्छा अनुसार क्या है, कार्य लाभ में बदल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, टोकन इकोनॉमी, टोकन इकोनॉमी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे, खाली स्थान, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में योग्यता का दर्शाता है। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें अयोग्यता आएगा, अयोग्यता को दर्शाता है। तो किस में दर्शाता है, पहला ऑप्शन है केंद्रस्थ सेंटिसिज्म, आत्म केंद्रस्थ ईगोसेंट्रिसिज्म, और जड़ात्मवाद एनिसिज्म, और इनमें से कोई नहीं। तो
इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर है वो रहेगा सेकंड, आत्म केंद्रस्थ, इगोसेंट्रिसिज्म, केंद्रस्थ, आत्म केंद्रस्थ, यानी स्वयं पर ही ध्यान देना, स्वयं के बारे में ही आत्म चेतन बोलते हैं जिसे, तो स्वयं के बारे में सोचते रहना, ऐसा होता है आत्म केंद्रस्थ। तो आत्म केंद्रस्थ बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। किसमें? आत्म केंद्रस्थ जो अवस्था होती है उसमें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकास, दूसरा वृद्धि यानी ग्रोथ, और तीसरा संतुलन इक्विलिब्रियम, और चौथा है परिपक्वता मैच्योरेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? यानी व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया किस में होती है? व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया किस में है? ग्रोथ में, वृद्धि में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? वृद्धि, ग्रोथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न में से कौन सा कार्य कर सकते हैं? किशोरावस्था है, उसमें एक बच्चे को उचित विकास के लिए क्या है? माता पिता और शिक्षक है, कौन सा कार्य कर सकते हैं? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो मेरे को तो ये सभी सही दिखाई दे रहे हैं। किशोरावस्था में लिंग शिक्षा का भी उचित ज्ञान देना आवश्यक है, और उचित वातावरण प्रदान करना भी आवश्यक है भी, और परामर्श और मार्गदर्शन ये तो आवश्यक है ही, सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों तथा अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस वीडियो को है वो लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन है वो सही से समझ में आए, और आगे लास्ट का क्वेश्चन है उसका भी आपको जवाब देना होता है। ठीक है, वो आपके लिए छोड़ता हूँ मैं। तो इसमें क्या दिया है? शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करता है और वस्तु को पकड़ने के लिए, और फिर धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा क्या करता है? उंगलियों अंगूठे का उपयोग करके उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार की प्रगति क्या है? पहला दिया है सीफेलोकोडाल प्रगति, दूसरा प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति, तीसरा व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, और चौथा है अनियमित प्रगति। तो इसमें कौन सा सही रहेगा दोस्तों? सीफेलोकोडाल प्रगति क्या होता है? सीफेलोकोडाल प्रगति होता है सिर से पैर की ओर विकास। पहले सिर का विकास होगा, फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे, धड़ का, हाथों का, पैर का, ऐसे विकास होता है। तो ये तो कहलाएगा सीफेलोकोडाल प्रगति। तो ये तो आंसर नहीं है। प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति, प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति का मतलब है केंद्र से बाहर की ओर विकास, केंद्र से बाहर की ओर विकास। तो केंद्र से, जैसे ये जो ऊपर उदाहरण दिया यही इसका सही आंसर है कि पूरी पहले बच्चा क्या करता है? वस्तु को पकड़ने के लिए पूरी हथेली का प्रयोग करता है, फिर धीरे धीरे विकास होगा, वृद्धि होगी उसके हाथों की, और विकास मतलब उसमें दृढ़ता आने लगेगी, और अंगुलियों से, अंगूठे से क्या करेगा? वस्तु को पकड़ने लगेगा। तो यही इसका आंसर है, केंद्र से बाहर की ओर विकास, प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति। तीसरा है व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, और अनियमित प्रगति ये नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन इसका सही है, प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? तो बच्चों का विकास है शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, ये सभी है क्या है? इन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है बच्चे के विकास को। तो विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? पहला ऑप्शन है कि अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत, सेकंड है एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, तीसरा है आंशिक रूप से विकसित, और चौथा है बेतरतीब ढंग से विकसित। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर है पहले एक बेतरतीब ढंग क्या होता है? तरतीब ढंग का मतलब है कि क्रम रहित या अव्यवस्थित रूप से विकास होना। तो ये तो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, एकीकृत और समग्र मतलब संपूर्ण प्रकार में विकसित। इसका सही आंसर क्या है? ये रहने वाला है सेकंड, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान, थॉर्नडाइक की शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है?
इनमें से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? कौन सी है? पहला ऑप्शन अंतर्दर्शन, दूसरा है बहिर्दर्शन, तीसरा है अवलोकन, चौथा है प्रायोगिक। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रायोगिक। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? शिक्षा में मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी? अंतर्दर्शन, यानी स्वयं के बारे में जानना, आत्म चैतन्य बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसका आंसर अंतर्दर्शन होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को कौन प्रभावित करेगा सबसे ज़्यादा? सबसे इजी क्वेश्चन है ये, और बहुत बार आया भी है कि वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा खेल तथा व्यायाम, और चौथा ये सभी। तो शारीरिक विकास में तो ये सभी ही क्या करते हैं? अपना प्रभाव डालते हैं। तो वंशानुक्रम, वातावरण, खेल और व्यापक खेल तथा व्यायाम। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थिति, यह कथन किसका है? तो सामाजिकता के बारे में कौन कौन बात करते हैं? एक तो है वाइगोत्स्की और एक है एरिक्सन। तो यहाँ पर छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य कौन? भाज्य सामाजिक परिस्थिति है। यह कथन किसका है? ये कथन है वाइगोत्स्की का। किसका है? वाइगोत्स्की का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है? पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप है कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना, दूसरा है झूला झूलना, तीसरा है बॉल फेंकना, चौथा है रेत पर चित्र बनाना। ठीक है, तो पेशियों से संबंधित विकास हो सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है, यानी एक्सरसाइज कौन सी है? चिकनी मिट्टी से नमूने बनाना, इसमें तो पेशियों का ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होती। झूला झूलना, इसमें भी नहीं होती। लेकिन बॉल फेंकना और रेत पर चित्र बनाना, इसमें नहीं। तो बॉल फेंकना, कई बार बोलते हैं ना खिलाड़ियों के कि उस खिलाड़ी के पेशियों में खिंचाव आने की वजह से उसको बाहर किया गया है, अंदर किया गया है, ऐसे कुछ करते हैं ना। तो यहाँ वही है कि पेशी संबंधी विकास के सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है? बॉल फेंकना। ये उदाहरण, बॉल फेंकना सबसे उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहचान विकास संबंधित है। पहचान, एक दूसरे को पहचानना, कोई वस्तु को पहचानना, ऐसा किससे संबंधित है? कौन से सिद्धांत से? पहला है एरिक्सन के सिद्धांत से, दूसरा है फ्राइड के सिद्धांत से, तीसरा है वाइगोत्स्की के सिद्धांत से, चौथा है डेवी बोलते हैं जॉन डेवी के सिद्धांत से। तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था, और फ्राइड ने कौन सा है? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया था, और तीसरा वाइगोत्स्की है, क्या दिया था? सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सिद्धांत। और जॉन डेवी भी, इनका कौन सा है? वो प्रयोगात्मक शिक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर है एरिक्सन के पहचान विकास किस में ज़्यादा होती है? समाज में। समाज के बारे में एरिक्सन का ज़्यादा है। इसमें क्या रहेगा? हस्तक्षेप रहेगा, मतलब। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? पहला ही कि एरिक्सन के सिद्धांत से पहचान विकास संबंधित है एरिक्सन के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए, यानी अधिगमकर्ता कौन से है? जो लर्नर है, उनके लिए विद्यालय अनुभव सबसे प्रमुख पक्ष है। कक्ष की गतिविधियों का आनंद लेना तथा साथ ही अधिगम करना, विभिन्न अकादमिक विषयों में उच्च प्राप्तांक पाना, उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन तथा अपनी देखभाल करना सीखना, और समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। तो सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव यानी विद्यालय में जो कुछ सीखते हैं उसका प्रमुख पक्ष कौन सा रहेगा? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष कौन सा है? समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर है, इसमें 5-6 स्तर थे ना, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, वो थे। तो उनमें न्यूनतम स्तर कौन सा है? पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठा क्या था? मूल्यांकन था। तो न्यूनतम स्तर कौन सा रहेगा इसमें? ज्ञान। सबसे प्रथम स्तर कौन सा है? ज्ञान। तो यहाँ न्यूनतम स्तर ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है? पहला है आर्थिक तत्व, दूसरा है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, तीसरा है शारीरिक तत्व, चौथा है वंशानुगत तत्व। कौन सा? वंशानुगत तत्व। तो इसका सही आंसर है वो क्या रहने वाला है दोस्तों? तो इसका सामाजिक विकास को प्रभावित कौन करेगा? सामाजिक परिवेश ही करेगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सेकंड, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? पहला ऑप्शन दिया है कि मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा है अनियमित विकास का नियम, तीसरा है द्रुतगामी विकास का नियम, चौथा है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध नियम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों कि शारीरिक विकास का प्रमुख नियम। शारीरिक विकास का प्रमुख नियम क्या है? मानसिक विकास से भिन्नता तो सही नहीं है, अनियमित विकास भी नहीं होता, और कल्पना और संवेगात्मक विकास से संवेगात्मक कल्पना का तो संबंध नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन सही है, द्रुतगामी विकास। द्रुतगामी का मतलब है जल्दी से, तेजी, शीघ्रता से, यानी शेष अवस्था में क्या होता है? जल्दी विकास होता है ना, और बाल्यावस्था आते आते वो एक स्थिरता सी पकड़ लेता है, उसके बाद किशोरावस्था में बहुत तेजी से विकास होता है। तो द्रुतगामी का मतलब है बहुत शीघ्रता से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है, ये तो किसने दिया था? पावलोव ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर यही रहने वाला है, विकास का सिद्धांत ये नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन यानी एक अनुकूलित करना कोई वस्तुओं को, या फिर कोई कार्य से अनुकूलित हो जाना, ये प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलोव का था। निरंतर विकास तो निरंतर होता है, परस्पर संबंध भी होता है। ये भाग इतना जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे क्या है? मोटाई भी बढ़ती है, परस्पर संबंध का सिद्धांत हो गया। समान प्रतिमान यानी अनुक्रम, प्रतिमान का अर्थ क्या है? अनुक्रम, समान अनुक्रम का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था? पहला ही, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया था? ये कथन है, थोड़े से इनके कीवर्ड्स होते हैं, उनको पकड़ना होता है, तो और रिलेटेड करना होता है कौन से वैज्ञानिक के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है, इनके अच्छे से याद हो जाएंगे, और बाकी इतना टेंशन लेने वाली बात तो है नहीं कि विकास के परिणामस्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है, ये कथन किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? पहला गेसेल, दूसरा हरलोग, तीसरा मेरेडिथ, और चौथा डगलस और हॉलैंड। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? गेसेल। ये कथन किसका है? गेसेल का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में? विद्रोह की भावना किस में होती है? किशोरावस्था आते आते क्या होता है? विद्रोह की भावना पनपने लगती है ना। कोई जैसे समाज विरोधी कोई भावना हो, उसके प्रति क्या है, पढ़ा लिखा कोई किशोर है, वो क्या करेगा? विद्रोह की भावना उसमें जागृत होगी ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है बाल्यावस्था, दूसरा शेषावस्था, तीसरा पूर्व किशोरावस्था, चौथा मध्य किशोरावस्था। तो तीसरे और चौथे में थोड़ा सा इसे नज़दीकी आंसर दे दिए, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सही आंसर है वो रहेगा मध्य किशोरावस्था। मध्य किशोरावस्था में क्या है? बालक के विद्रोह की भावना उसमें प्रवृत्ति होती है। ठीक है, विद्रोह की भावना की प्रगति होती है उसमें मध्य किशोरावस्था में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण किसके द्वारा करते हैं? संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण किसके द्वारा करते हैं? तार्किक चिंतन द्वारा, दूसरा है संवेगों तथा गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा, तीसरा है टेलीग्राफिक स्पीच द्वारा, चौथा है नैतिक निर्णयों द्वारा। तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था तो कौन सी होती है? जीन पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष या 18 माह तक लगभग, ऐसा भी बोलते हैं कई। तो ऐसा होता है। तो तार्किक चिंतन तो होता ही नहीं। संवेग तथा गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा, तो संवेग और गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा, पहला अवस्था है ये संवेगी और गत्यात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? संवेगों तथा गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा वातावरण का अन्वेषण करता है बालक। ठीक है, टेलीग्राफिक स्पीच तो कहाँ से देगा? नैतिक निर्णय उसमें नहीं होते। तो इसका सही आंसर संवेग तथा गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में को गैंग एज बहुत बार पढ़ा है ना। गैंग एज कौन सी होती है? पहला ऑप्शन बाल्यावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा शेषावस्था, चौथा किशोरावस्था। तो गैंग एज यानी समूह बनाकर एक साथ टोली में जाते हैं बालक, है ना। तो वो किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। तो सही आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट, बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ
जन्म लेते हैं। तो ऐसा किसने कहा है भाई? तो ऐसा, तो थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज भाषा एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण, और डिवाइस डिवाइस है, ठीक है, यानी भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ जन्म लेता है। तो भाषा के बारे में किसने जिक्र किया था? नॉम चॉम्स्की ने। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की। वाइगोस्की क्या है? ये तो सांस्कृतिक सामाजिक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ब्रूनर का कौन सा है? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। चलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा? नॉम चॉम्स्की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? स्मृति यानी याद करने वाला, की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो पहला है कुंटांकन, दूसरा भंडारण, तीसरा ध्यान देना, चौथा प्रत्यास्मरण। तो सही क्रम कौन सा होगा? ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो सही क्रम इसमें सबसे पहले क्या होता है? ध्यान नहीं देता है बालक, नहीं देगा तो कहाँ से स्मृति होगी? क्या कुछ सीखेगा भी नहीं। तो यहाँ सबसे पहला ध्यान। तो इन ऑप्शनों में देख लो, 3 नंबर 2 में आ रहा है, इसमें भी फर्स्ट और फोर्थ दोनों में। ध्यान देगा, फिर क्या करेगा? उसका मतलब कुंटांकन करेगा। क्या करेगा? कुंटांकन करेगा। फिर क्या करेगा? उसका भंडारण करेगा। फिर प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण का मतलब क्या है? यानी जो सीखिए, याद करिए, उसको दोबारा मतलब दिमाग में लाना, वो क्या होता है? प्रत्यास्मरण। तो इसका सही आंसर कौन सा है? थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ। देख लो, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, पहला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। ध्यान देना, कुंटांकन, भंडारण, प्रत्यास्मरण, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? आत्म केंद्रित होता है किस में होता है? पहला ऑप्शन है शेषावस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो कौन सी अवस्था में बालक है वो आत्म केंद्रित होता है? आत्म केंद्रित, ठीक है, स्वयं पर केंद्रित होता है। तो शेषावस्था में तो क्या होता है? दूसरे पर डिपेंडेंट होता है ना, कि जब हाथ हिलाएगा, भूख लगेगी तो ऐसे हाथों को आगे करेगा ऐसे, या फिर कुछ दर्द होता है तो क्या करेगा? रोएगा, मूल प्रवृत्ति, ठीक है। तो शेषावस्था में आत्म केंद्रित नहीं होता। पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था आत्म केंद्रित नहीं होता, आत्म स्वप्रेम होता है इसमें। और प्रौढ़ावस्था पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में हम देखते हैं ना, अपने आप ही जैसे किसी काम में लग गया तो वो अपने आप मगन हो जाता है, करने लगता है, या खिलौनों के साथ खेलने लगता है तो अपने आप में क्या करने लगता है? खेलता ही जाता है, तो आत्म केंद्रित हो जाता है, ठीक है। तो पूर्व बाल्यावस्था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मुख्य है? संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति है, उसकी कौन सी विशेषता है? कि अपने संवेगों एवं भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना एवं प्रत्यक्षीकरण कर पाना, सही है। अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित रख पाना, ठीक है। अपने संवेगों की तीव्रता को समझ पाना। तो मेरे को तो संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति है, उसमें ये सभी गुण होने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? पहला केवल 1, दूसरे में है 1 और 2, तीसरे में 2 और 3, 1 और 3, और चौथा है 1 2 3। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? फोर्थ नंबर 1 2 3, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। संयुक्त कोशिका में कितने जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ना, तो इसका सही आंसर 23 जोड़ी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान किसका? ये है सही आंसर इसका रॉस है। ये कथन है रॉस का है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। मानव बुद्धि एवं विकास किससे प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन वंशानुकरण से, दूसरा वातावरण से, तीसरा दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सबसे सरल हो गया। थर्ड ऑप्शन आएगा 1 और 2, यानी बुद्धि और विकास है वंशानुक्रम वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिभाशाली शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके संसर्ग पर निर्भर करती है? तो किसके संसर्ग पर? देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता। दूसरा है सामान्य क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता। तीसरा है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, सामान्य प्रतिबद्धता। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा है कि जो प्रतिभाशाली बालक होगा तो उसमें सभी जो गुण हैं वो उच्च ही होने चाहिए।
तभी तो प्रतिभाशाली कहलाता है। तो उच्च क्षमता हो गई उच्च सृजनात्मकता, यानी नई नई खोज करने वाला, सृजनात्मकता, और उच्च प्रतिबद्धता, किसी कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होना। ठीक है, उच्च क्षमता, कार्य करने के लिए क्षमता, उच्च क्षमता होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, पियाजे और वाइगोत्स्की है उनके अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में, चलिए ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, निष्क्रिय तो नहीं होंगे। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है और विद्यार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो रचनात्मक कक्षा कक्ष में क्या होता है? रचनात्मकता में स्पष्ट पता है हमें कि बालक क्या करता है, स्वयं सृजित करेगा, कोई चीज़ है उसको खोज करेगा, और वो खोज कब हो सकती है? जब वो बालक सक्रिय रहकर कार्य करेगा। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? 4th नंबर, कि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। तीसरा है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे और बढ़ता है, फिर पीछे की ओर। और चौथा है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे होता है। तो आपको बता दूं कि विकास है हमेशा ही आगे आगे चलता जाता है, यानी गर्भावस्था से जीवन पर्यंत विकास होता रहता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन तो तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है, ये गलत है। तीसरा है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे बढ़ता है और पीछे नहीं है, ये सही नहीं है। विकास परिवर्तन से एक सीधी रेखा में, ऐसा नहीं है, इसका डायग्राम ऐसे नहीं होता, ये गलत है। इसका होता है वर्तुलाकार, ऐसे पहले एक स्टेज से पीछे की स्टेज पर ये आता जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, यही सही है, इसका विकास के बारे में ये कथन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मध्य बाल्यावस्था अवधि है, मध्य बाल्यावस्था अवधि है 2 से 6 वर्ष, दूसरा है 6 से 11 वर्ष, तीसरा है 10 वर्ष के बाद, और चौथा है जन्म से 2 वर्ष। तो इसका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मध्य बाल्यावस्था अवधि है वो कौन सी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, चलिए चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।